lovely welcome to all of you. Today we'll study first poem of Hornbill for class 11 students, a photograph by Shirley Tolson, who was an eminent English writer. ये पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है, यानी इसमें कोई फिक्स्ड राइम यूज नहीं की गई. इस पोएम में पोएट अपनी मदर को रिकॉल कर रही हैं by looking at a photograph. The photograph was taken when her mother was 12 years old. और अब at present जब उन्होंने ये पोएम लिखी है तब उनकी मदर गुजर चुकी हैं और उन्हें गुजरे हुए 12 साल हो चुके हैं. तो सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स देख लेते हैं. कार्डबोर्ड, पेस्टबोर्ड और स्टिफ पेपर. पैडलिंग, walking with bare feet in shallow water. Still, not moving or making a sound. Terribly, very or extremely. Transient, lasting only for a short time, impermanent. Snapshot, an informal photograph taken quickly. Wry, twisted into an expression of disgust, disappointment or annoyance. Labored, to have difficulty in doing something despite working. Ease, freedom from worries or problems. Circumstance, a fact or condition connected with or relevant to an event or action. Now, let's start the poem and come to first stanza. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands. And she, the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face my mother's, that was before I was born. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. तो इन लाइन्स में the poet is looking at an old photograph. The word cardboard. वैसे तो कार्डबोर्ड का मतलब होता है गत्ता या थोड़ा मोटा थिक कागज़ हम बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्डबोर्ड फोटोग्राफ के लिए यूज़ हुआ है. अब देखिए, आजकल के टाइम में तो जब हम किसी फ़ोटो को या पिक्चर को देखने की बात करते हैं तो हम अपने मोबाइल में वो पिक्स देखने लगते हैं, राइट? लेकिन पहले जब मोबाइल इतने ज़्यादा यूज़ में नहीं थे तब फ़ोटोज़ को कैमरे से ही कैप्चर किया जाता था. फिर उसकी रील को डेवलप करके एक हार्ड पेपर पर, एक थिक पेपर पर उसका प्रिंट आउट ले लेते थे. तो ये वही कार्डबोर्ड है. तो फोटोग्राफ यहाँ पर कार्डबोर्ड का मतलब फोटोग्राफ. अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फ़ोटोग्राफ क्या काम आते हैं, हम फ़ोटोज़ क्यों लेते हैं, तो आपका जवाब अनडाउटेडली यही होगा कि मेमोरीज़ के लिए, अपनी यादों को बनाए रखने के लिए हम फ़ोटोज़ लेते हैं. तो इस पोएम में पोएट जिस फोटोग्राफ की बात कर रही हैं वो उनकी मदर का है. ये उस टाइम का है जब उनकी मदर की एज थी 12 साल. जी हाँ, आप याद रखिएगा, 12 years was the age of poet's mother when that photograph was taken. अब बात आती है कि उस फोटो में क्या है, कौन कौन है, राइट? तो उस फोटोग्राफ में पोएट की मदर के साथ उनकी 2 कजन्स हैं. दे हैव गॉन एट द बीच ऑफ द सी टू एन्जॉय देयर हॉलीडे. विद देम इज देयर अंकल हु इज कैप्चरिंग द पिक्चर. तो बेसिकली उस फोटो में 3 गर्ल्स हैं. बीच में पोएट की मदर हैं जो कि सबसे बड़ी हैं और कितने साल की हैं? जी हाँ, 12 years. और उनके दोनों हाथ उनकी कज़न्स ने पकड़ रखे हैं. तीनों अंकल की ओर देख रही हैं जो कि कैमरा लेकर तैयार खड़े हैं टू कैप्चर द पिक्चर. तीनों गर्ल्स स्माइल कर रही हैं और सी ब्रीज के कारण या हम कह सकते हैं कि हवा चल रही है जिससे कि उनके बाल उड़ रहे हैं और उनके फेस पर आ रहे हैं. पोएट कहती हैं, अ स्वीट फेस माई मदर्स, कि मेरी मदर का फेस बहुत ही स्वीट है. और ये बहुत ही ऑब्वियस ही बात है कि उस समय तो पोएट पैदा भी नहीं हुई थी. अब जो लास्ट 2 लाइन्स हैं इस स्टैंजा की, देखिए, दे आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट. कैसे?
कि कई बार क्या है कि हम इसमें देखते हैं कि पोएम का जो मेन थीम है वो इन दोनों लाइंस में छुपा है। ओके, तो लेट्स इलेबोरेट। इनकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताती हूँ कि पोएट ने यहाँ पोएम के थीम को डिपिक्ट करने की कोशिश की है। पहले आप लाइंस समझिए। तो फोटोग्राफ में मदर और उनके कजन्स, यानी हम कह सकते हैं कि 3 गर्ल्स, ओके, 3 लड़कियां सी बीच पर गई हैं। और ये तो आपने देखा ही होगा कि जब भी हम बीच पर चलते हैं तो सैंड पर हमारे फुटप्रिंट्स यानी पैरों के निशान बन जाते हैं। ओके, और स्टेंजा में मेंशन भी है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। स्टेंजा में क्या मेंशन है कि व्हेन द 3 गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, हियर पैडलिंग मीन्स वॉकिंग, एंड वॉकिंग वेयर? यस, दे आर वॉकिंग एट द सी बीच। लेकिन थोड़ी देर के बाद जो फुटप्रिंट्स हैं, पिक्चर में देखिए फुटप्रिंट्स बने हुए हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि कोई भी एक समुद्र की लहर आएगी और फिर वो फुटप्रिंट्स जो हैं वो मिट जाएंगे। यहाँ एक डीप सिंबॉलिक मीनिंग प्रेजेंट किया गया है। सी रिप्रेजेंट्स नेचर विच इज परमानेंट, एटर्नल, ओके, एंड दोज फीट ऑफ दोज गर्ल कजन्स और फुटप्रिंट्स वी कैन से represent the transitory nature of human beings, यानी man is mortal but nature is immortal। मनुष्य नश्वर है और प्रकृति शाश्वत है। प्रकृति से पोएट ने एग्जाम्पल लिया है सी का। एंड द सी विच appears to have changed less, कि समुद्र जिसमें कोई खास बदलाव, कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है, that sea, क्या कर रहा है वो सी? that sea is the same as it was at that time when the photograph was taken, कि आज भी वो समुद्र वैसा का वैसा वहीं पर सिचुएटेड है जैसा उस समय था जब वो फोटोग्राफ लिया गया था। ओके, अब किया क्या उस सी ने? ठीक है, लेस चेंज्ड सी ने ये किया कि इट वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, कि फुटप्रिंट्स को, ठीक है, वाइप आउट कर दिया। किसने? उस सी ने। एक मतलब तो यह है कि सैंड पर पैरों के जो निशान हैं वो टेम्पररी हैं, यानी शॉर्ट लिव्ड हैं, यानी बहुत थोड़े समय के लिए रहते हैं, क्योंकि समुद्र की कोई भी वेव या लहर आएगी और वो निशान मिट जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका पहला मतलब। और दूसरा मीनिंग जो कि डीप सिंबॉलिक मीनिंग है वो ये है कि ये जो ह्यूमंस हैं, कि जिनके पैरों के ये निशान हैं, ये ह्यूमन बींग्स भी शॉर्ट लिव्ड हैं अपने पैरों के निशान की तरह से। इनकी एग्जिस्टेंस भी इस अर्थ पर टेम्पररी है, बस थोड़े समय के लिए है ह्यूमन बींग्स इस धरती पर रहते हैं, जैसा कि हम सबको पता ही है कि मैन इज मॉर्टल। और पोएट ने यहाँ ट्रांसफर्ड एपिथेट, ओके, इस पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया है, जो कि क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखिए कि हम एक क्वालिटी होती है किसी नाउन की, वो हम किसी और नाउन को दे देते हैं। तो यहाँ फुटप्रिंट्स या फीट की जो ट्रांजिटरीनेस है वो हमने किसको ट्रांसफर कर दी? ह्यूमन बींग्स की इस अर्थ पर जो एग्जिस्टेंस है, ओके, दैट इज ऑल्सो शॉर्ट लिव्ड। तो हमने ह्यूमन बींग्स की जो ट्रांजिटरीनेस है, नेचर उनकी, इसे ट्रांसफर कर दी। क्या? उन फुटप्रिंट्स की जो इम्पर्मानेंस है उसे। तो इस तरह से पोएट ने कॉन्ट्रास्ट एक प्रेजेंट करने की कोशिश की है, सी या नेचर की परमानेंस और ह्यूमंस की इम्पर्मानेंस का, और ये पोएम का मेन थीम भी है। नाउ लेट्स कम टू सेकेंड स्टेंजा। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say. And look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past. Mine is her laughter. Both wry with the labored ease of loss. तो इससे पहले कि मैं आपको सेकेंड स्टेंजा एक्सप्लेन करूं, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि फर्स्ट स्टेंजा में जो डिस्क्रिप्शन हमें फोटोग्राफ का या पोएट की मदर का मिला है, तो उसमें पोएट की मदर की एज कितनी है? जी हाँ, 12 ईयर्स। तो ये तो फर्स्ट स्टेंजा की बात थी कि जब पोएट की मदर की एज है 12 ईयर्स। अब इन सेकेंड स्टेंजा पोएट इसमें बता रही हैं कि अब उस बात को, यानी जब वो फोटो लिया गया था या जब पोएट की मदर की एज 12 साल थी, उस बात को अब यानी सेकेंड स्टेंजा में 20 से 30 साल गुजर चुके हैं। तो इसका मतलब कि पोएट की मदर की एज अब सेकेंड स्टेंजा में कितनी हो गई? जी हाँ, लगभग 30 या 40 ईयर्स ओल्ड। तो अब मदर जब 30-40 साल की होंगी, तब वो फोटो को देखकर हंसती होंगी और कहती होंगी कि देखो बेटी और डॉली। अब ये जो बेटी और डॉली हैं, ये पोएट की मदर की कजन्स के नाम हैं।
राइट। और देखो, जब हम छोटे बच्चे थे तो वो दे, ओके, यानी हमारे पेरेंट्स के लिए आया है, हमें कैसे कपड़े पहनाकर बीच के लिए तैयार करते थे। सी हॉलीडे, यानी पोएट की मदर के बचपन के दिन। अब मदर के लिए इस स्टैंजा में जब वो 30-40 साल की हैं, अ थिंग ऑफ पास्ट हो चुके हैं, यानी बीत चुके हैं। अब वो समय लौटकर कभी नहीं आएगा। पोएट की माँ के लिए उसका बचपन अब लौटकर कभी वापस नहीं आएगा। और पोएट के लिए उसकी मदर का लाफ्टर, ओके, कौन सा लाफ्टर? जब उसकी मदर उस फोटो को देखकर हंसती थी, वो बात, उनका हंसना अब क्या है? अ थिंग ऑफ पास्ट है। किसके लिए? पोएट के लिए, क्योंकि नाउ हर मदर इज नो मोर। अब ये जो लास्ट लाइन है, बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब आप समझिए, राय का मतलब है ट्विस्ट करना यानी बदलना। दरअसल यहाँ दोनों ही, पोएट भी और उनकी मदर, बहुत सैड हैं, बहुत दुखी हैं। मदर इसलिए क्योंकि अब उनका बचपन वापस नहीं आ सकता, और पोएट इसलिए क्योंकि उनकी मदर की डेथ हो चुकी है, उनकी मदर अब कभी वापस नहीं आ सकती। लेबर्ड का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बहुत ही मेहनत से पाई जाती है। ईज यानी आसानी से, और लॉस यानी खो देना। तो लेबर्ड और ईज ऑफ लॉस, ये दोनों टर्म्स कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। पोएट ने इन्हें एक साथ यूज़ किया है, मेहनत से पाना और फिर एकदम से खो देना। तो पोएट ने यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स का यूज़ किया है। पोएटिक डिवाइस यहाँ पर कौन सा हुआ? जी हाँ, ऑक्सीमोरॉन यूज़ हुआ है। तो उन दोनों ने अपनी प्रेशियस यादें, अपनी जो गोल्डन मेमोरीज हैं, कौन कौन सी? माँ ने अपने बचपन की, उस फोटो को देखते हुए जब वो रिकॉल कर रही है अपना बचपन, वो लाइफ जो वो जीती थी उस समय, और पोएट ने अपनी माँ की, ठीक है, क्योंकि अब उसकी माँ नहीं है। तो वो दोनों ही चीज़ों की यादें, माँ ने अपने बचपन की और पोएट ने अपनी माँ के हंसने की, माँ की, ईजिली खो दी हैं। अगेन द थीम इज़ वेरी क्लियर रिगार्डिंग द इम्परमानेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड स्टैंजा। नाउ शी इज़ बीन डेड nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It's silence, silences. अब जैसा कि हमने अब तक देखा है कि फर्स्ट स्टैंजा में और सेकंड स्टैंजा में, ओके, दो स्टेजेस डेपिक्ट की गई हैं पोएट की मदर की एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। कैसे? आप देखिए कि फर्स्ट स्टैंजा में तो पोएट की मदर की एज है 12 ईयर्स, और सेकंड स्टैंजा में पोएट की मदर की एज कितनी कंसीडर की है? यस, 30 to 40 ईयर्स। नाउ इन द थर्ड स्टैंजा पोएट की मदर की डेथ हो चुकी है और उन्हें गुजरे हुए उतने ही साल बीत चुके हैं जितने साल की वो लड़की उस फोटो में थी। कितने साल? जी हाँ, फिर से 12 साल बीत चुके हैं पोएट की मदर की डेथ को। कौन से स्टैंजा की बात कर रहे हैं हम? जी हाँ, थर्ड स्टैंजा की। अब आप देखिए, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, इस फ्रेज को आप बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ दिस सर्कमस्टांस का क्या मतलब है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। तो वैसे तो सर्कमस्टांस का मतलब आपको पता ही है, परिस्थिति, ओके। यहाँ ये पहले वाली लाइन से कनेक्टेड है, नाउ शी इज डेड वाली लाइन से, ओके। यानी यहाँ सर्कमस्टांस का मतलब है परिस्थिति। का मतलब क्या हुआ? द डेथ ऑफ पोएट्स मदर, कि पोएट की मदर की डेथ। और इस सर्कमस्टांस के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। इट्स साइलेंस, साइलेंसेस। इट्स का मतलब क्या है यहाँ पर? इट्स का मतलब है दैट सर्कमस्टांस, ओके। विच सर्कमस्टांस? दैट सर्कमस्टांस ऑफ द डेथ ऑफ पोएट्स मदर। अब साइलेंस, इट्स साइलेंस, साइलेंसेस, इस लाइन में आप देखिए साइलेंस जो वर्ड है यहाँ पर नाउन है, और साइलेंसेस जो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है ये किस रूप में यूज हुआ है? वर्ब की रूप में। तो डेथ के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। इसकी जो शांति है वो सब कुछ शांत कर देती है। किसकी शांति? जी हाँ, डेथ की शांति। और कोई कुछ नहीं बोल पाता, मीन्स डेथ इज इनएविटेबल, मृत्यु सुनिश्चित है और इसे हम रोक या टाल नहीं सकते। डेथ होने के बाद इंसान भी एकदम मृत होकर एकदम साइलेंट हो जाता है, और क्योंकि ये निश्चित है हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, हमारा जो है इसके ऊपर कोई भी वश नहीं चलता, इसके बारे में कोई कुछ कर पाना, कुछ बोल पाना नामुमकिन है। इसलिए इट्स साइलेंस, साइलेंसेस ऑल। तो ये है अ फोटोग्राफ बाय शर्ली टॉल्सन की ये जो बहुत ही खूबसूरत पोएम है उसकी एक्सप्लेनेशन।
अब ये एक ट्रिब्यूट है एक डॉटर की अपनी मदर के लिए, कि एक डॉटर अपनी मदर को कितना प्यार करती है। और पोएम का जो थीम है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। द पोएम अ फोटोग्राफ कॉन्ट्रास्ट द इटर्नल स्टेट ऑफ नेचर एंड ट्रांजिटरी स्टेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, राइट। अब पोएटिक डिवाइसेस वैसे तो मैंने साथ साथ एक्सप्लेन कर दिए थे, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। एलिट्रेशन, जो कि आपको पता ही है, इट इज़ द रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ 2 और more consecutive words। और स्टूड स्टिल थ्रू देयर माई मदर्स टेरिबली ट्रांसिएंट और साइलेंसेस, इन सब में आप देख सकते हैं एलिट्रेशन यूज हुआ है। देन वी हैव ऑक्सीमोरॉन, अ टर्म विच कॉन्ट्राडिक्ट्स इटसेल्फ, ठीक है, लेबर्ड ईज, ये ऑक्सीमोरॉन प्रेजेंट कर रहा है। देन ट्रांसफर्ड एपिथेट, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब हम किसी एक नाउन की क्वालिटी किसी और को दे देते हैं तो यहाँ टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, ओके, फीट की जो क्वालिटी है कि दे आर ट्रांसिएंट, ये हमने किसको दे दी है क्वालिटी, ह्यूमन बींग्स की इम्परमानेंस को, राइट। सो नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम अ फोटोग्राफ, लेट्स डिस्कस इट्स NCERT क्वेश्चन आंसर्स। कम टू क्वेश्चन नंबर 1. What does the word cardboard denote in the poem? Why has this word been used? तो इस पोएम में जो ये शब्द है कार्डबोर्ड, ये क्या डिनोट करता है, क्या दर्शाता है, और इस शब्द का यूज़ क्यों किया है पोएट ने। In the poem, the word cardboard means a frame which supports the photograph. इस पोएम में कार्डबोर्ड का मतलब है इस तरह का फ्रेम जो कि एक फोटोग्राफ को सपोर्ट करता है। दिस वर्ड हैड बीन यूज्ड इन द पोएम बिकॉज द पिक्चर इज वेरी ओल्ड व्हेन द कार्डबोर्ड वाज यूज्ड एज अ फोटो फ्रेम। अब पहले के ज़माने में जो फोटोग्राफ होती थी वो तो पतले पेपर पर ही निकलती है, लेकिन उसे ड्यूरेबल बनाने के लिए उसके नीचे मोटा गत्ता यानी कि कार्डबोर्ड यूज़ किया जाता था। तो चूँकि ये जो पोएम है ये पुराने समय की लिखी हुई है, इसलिए यहाँ पर कार्डबोर्ड वर्ड का यूज़ किया गया है, क्योंकि बेसिकली कार्डबोर्ड जो है दैट डिनोट्स फोटोग्राफ, और कार्डबोर्ड के ऊपर फोटोग्राफ को पेस्ट किया गया है। पोएम का टाइटल भी अ फोटोग्राफ है, और पूरी की पूरी पोएम में पोएट जो है वो फोटोग्राफ का ही डिस्कशन कर रही हैं। इस वजह से कार्डबोर्ड जो है दैट सिंपली डिनोट्स the something which supports the photograph, right? Or we can say that symbolically it represents photograph itself. Come to the second question. What has the camera captured? कैमरा ने क्या कैप्चर किया, मीन्स कैमरा से जो फोटो क्लिक हुई थी वो क्या फोटो थी उसे डिस्क्राइब करना है। द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड द पोइट्स मदर एंड हर 2 cousins, बेटी एंड डॉली ऑन द बीच। तो ये हमें मालूम ही है कि जो कैमरा है उसमें पिक्चर क्लिक की गई थी 3 बच्चियों की, 3 गर्ल्स थी, जिसमें से एक तो थी पोइट की मदर और 2 थी उसकी कज़न्स जिनका नाम था बेटी और डॉली, और वो सब बीच पर गए थे। दे वेंट फॉर पेडलिंग वेयर हर मदर्स अंकल कैप्चर्ड द फोटो इन बिटवीन द मोमेंट। वो सब पेडलिंग के लिए गई थी, घूमने के लिए गई थी बीच पर, जब उनके अंकल ने वो फोटोग्राफ कैप्चर की थी। हर मदर वॉज अराउंड 12 years एंड वॉज इन द मिडल। जो पोइट की मदर है वो उन तीनों गर्ल्स के साथ बीच में खड़ी थी और वो उस समय 12 साल की थी। शी वॉज होल्डिंग द हैंड्स ऑफ हर कजन्स हु वर ऑन द साइड ऑफ हर, और उन्होंने अपनी कज़न सिस्टर्स मीन्स बेटी का और डॉली का एक एक हाथ पकड़ रखा था। इट वॉज अ मदर्स फेवरेट पास्ट मेमोरीज, और मदर को ये जो याद है ये बहुत ही अच्छी लगती है और ये उनकी फेवरेट पास्ट मेमोरीज में से एक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What has not changed over the years? Does this suggest something to you? ऐसी क्या चीज़ है जो बहुत सालों में भी चेंज नहीं हुई और इससे आपको क्या समझ में आता है? Come to the answer. The lines and the sea, which appears to have changed less, depicts that the sea which touched her mother's feet is the one which has not changed over the years. तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, एक लाइन है पोएम के अंदर, एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस. अब ये जो लाइन है इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि सी जो है, ओके, सी का मतलब समुद्र, वो एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत सालों के बाद भी चेंज नहीं हुई. क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पर जो पोएट है वो केवल एक फ़ोटोग्राफ को रेफ़र कर रही हैं और उस फोटोग्राफ के अंदर
आगे तो ये 3 गर्ल्स खड़ी हैं, गर्ल कजन्स खड़ी हैं, बेटी डॉली एंड पोएट्स मदर, और उनके पीछे जो है, बिकॉज दे आर ऑन द बीच, तो उनके पीछे सी दिखाई दे रहा है, समुद्र दिखाई दे रहा है। तो आज जो है पोएट ये कहना चाहते हैं कि आज भी इतने सारे सालों के गुजर जाने के बाद भी एक सी ऐसा है जो कि चेंज नहीं हुआ है। अदरवाइज पोएट की जो मदर है या उनकी जो कजन्स हैं या बाकी सब जो चीज़ें हैं उन सब में चेंजेस आए हैं। Whereas her mother and her cousins grew older, जबकि मदर और उनकी जो कजन्स हैं वो ओल्ड हो चुकी हैं। The sea symbolizes eternity and immortality, और हमें पता ही है कि सी जो है वो प्रतीक है, वो सिंबलाइज करता है एटर्निटी को, मीन्स शाश्वतता को, और इमॉर्टैलिटी मीन्स नश्वरता को, मीन्स जो समुद्र है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, वो कभी भी नहीं मरेगा। ह्यूमन बीइंग हैज़ अ लाइफ स्पैन एंड हैज़ टू डाई वन डे, लेकिन जो हम सब मनुष्य हैं हमारा सबका एक जीवन काल है और हम सबको एक ना एक दिन मर जाना है, हम सबका निश्चित जीवन है। ओके, एक समय तक हम जीवित रहेंगे और उसके बाद हमारी डेथ हो जाएगी। लेकिन जो नेचर है या नेचर का जो पार्ट एंड पार्सल है, यहाँ पर सी का जिक्र कर रहे हैं, वो हमेशा हमेशा रहेगा। लाइफ इज़ नॉट परमानेंट, लाइफ जो है वो शाश्वत नहीं है, हमेशा नहीं रहेगी। द पोएट इज सैड अबाउट हर मदर्स डिमाइज 12 years ago एंड हर लाफ इज़ हर फेवरेट पास्ट मेमोरी। पोएट बहुत ही दुखी है, उदास है, क्योंकि पोएट की जो मदर है उनकी डेथ हो चुकी है 12 साल पहले, जो कि उनकी फेवरेट पास्ट मेमोरीज में से है, जो कि उनकी बहुत ही बेहतरीन यादों में से एक है। Come to the next question. The poet's mother laughed at the snapshot. What did this laugh indicate? The poet's mother laughed at the snapshot, recalling her favorite past memories. अब देखिए, जो पोएट की मदर हैं वो एक उस फोटोग्राफ को देखती हैं और फिर उसके बाद काफ़ी खुश हो जाती हैं। तो उनका जो खुश होना है ये किस चीज़ का प्रतीक है, क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? तो देखिए, द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट रिकॉलिंग हर फेवरेट पास्ट मेमोरीज। अब पहले तो आप इस क्वेश्चन के लिए ये रेफरेंस याद कीजिए कि जिस समय पोएट की मदर जो हैं वो पोएम में फ़ोटो क्लिक करा रही हैं, उस समय तो उनकी एज है 12 years, लेकिन जिस समय वो उस फोटो को देख रही हैं, ओके, जहाँ पर बेटी और डॉली का भी जिक्र आता है, तो उस समय पोएट की मदर की एज है, वो कहते हैं 30-40 years लेटर, राइट? तो इसका मतलब पोएट की मदर की एज 32-42 लगभग इतनी है। तो उस समय जो है पोएट की मदर अपनी फोटोग्राफ को देखती हैं एंड शी लाव्स सीइंग दैट फोटोग्राफ। ओके, तो एक तो ऑब्वियस सी बात यह है कि वो इसलिए खुश है क्योंकि वो अपनी पुरानी मेमोरीज को ताज़ा कर रही हैं। ओके, शी लुक्ड बैक एट द फोटोग्राफ एंड रिमेंबर्ड हाउ देयर पेरेंट्स वुड ड्रेस देम फॉर द बीच हॉलीडे। वो फोटोग्राफ की ओर देखती हैं और वो इस बात को याद करती हैं कि किस तरह से उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको बीच हॉलीडे के लिए ड्रेसअप करते थे। मीन्स जब भी हॉलीडे सेलिब्रेट करने के लिए बच्चे बीच पर जाया करते थे तो उनको किस किस तरह के कपड़े पहनाए जाते थे। Her laugh indicated her remembering the innocent days and the nostalgia feeling. तो उनका जो लाफ है, मीन्स वो जो खुश हो रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं, वो इस चीज़ को दिखाता है कि वो किस तरह से अपनी पुरानी सब बातों को याद करके खुश हो रही हैं। Behind the laugh is also a feeling of pain that those days won't be back. लेकिन उस लाफ के पीछे वो एक इस तरह का इमोशन भी है जिसे हाइड कर रही हैं कि वो इमोशन ये इंडिकेट करता है शी इज़ अ लिटिल बिट सैड ऑल्सो एट दैट मोमेंट, बिकॉज वो ये सोचती हैं कि अब ये जो दिन हैं ये कभी वापस नहीं आएंगे, बट स्टिल शी फील्स हैप्पी एंड लाव्स सीइंग द स्नैपशॉट एंड रिमेंबरिंग हर ओल्ड फेवरेट पास्ट टाइम मेमोरीज। कम टू द नेक्स्ट वन, 5th क्वेश्चन. What is the meaning of the line both rye with the labored ease of loss? इस लाइन का क्या मतलब है कि both rye with the labored ease of loss? Let's see the answer. The above lines means that the poet's mother felt pain whenever she saw the old photograph because the innocent childhood days would never be back. अब ये जो लाइन्स हैं इनसे ये पता चलता है कि जो पोएट की मदर हैं वो एक तरह से दुखी हैं, राइट? शी फील्स सम पेन, और जब भी वो ओल्ड फोटोग्राफ की ओर देखती हैं वो थोड़ी सी दुखी हो जाती हैं क्योंकि उन्हें ये पता है कि उनके जो पुराने दिन हैं, जब वो बच्ची थी, चाइल्डहुड के डेज, उनके बचपन के दिन अब कभी भी वापस नहीं आएंगे।
दोज आर जस्ट द मेमोरीज, वो तो अब केवल यादें ही बनकर रह गए हैं. वाइल द पोइट हैज़ लॉस्ट हिज मदर 12 years ago, लेकिन पोइट ने अपनी मदर को खो दिया है जस्ट 12 साल पहले. शी मिसेस हर अलॉट एंड रिकॉल्स हर लाफिंग एंड पॉइंटिंग आउट द आउटफिट्स दे यूज्ड टू वियर एट द बीच हॉलीडेज. बोथ ऑफ देम लॉस्ट समथिंग. हाँ जी, अब आप देखिए यहाँ पर दो जिक्र हैं. एक तो बोथ किसके लिए आया है, पहले तो आप इसको समझिए. वैसे तो मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था, बोथ यहाँ पर आता है तो पोइट की मदर के लिए और पोइट के लिए, राइट. पोइट की मदर किस बात से दुखी हैं? पोइट की मदर इस बात से दुखी है कि उनके जो बचपन के दिन हैं वो बीत चुके हैं, वो अब वापस कभी नहीं आएंगे. और पोइट किस बात से दुखी हैं? बोथ में से दोनों आ गए ना. पोइट की मदर की तो बात हमने कर ली, अब हम पोइट की बात भी कर लेते हैं. तो पोइट इस बात से दुखी हैं कि जो पोइट की मदर हैं, शी इज़ नो मोर नाउ, शी इज़ डेड. तो अब उनको पता है कि उनकी जो मदर हैं या उनकी जो ये मुस्कुराहट है जिसको वो फील कर रही हैं, जिसको वो मिस कर रही हैं, अब उनकी मदर या उनकी जो ये स्माइल है ये कभी भी वापस नहीं आ सकती. पोइट उसको कभी भी एंजॉय नहीं कर सकती. और इस वजह से दोनों ही अपने इमोशंस को हाइड करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि थिंग्स वंस गोन नेवर कम बैक. ओके, सो बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. लेबर्ड ईज ऑफ लॉस ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बहुत मेहनत से हम कोई चीज़ कमाते हैं, जोड़ते हैं, पाते हैं, लेकिन फिर एक ही झटके में हमसे वो चीज़ दूर हो जाती है. तो यहाँ पर इस बात का यही मतलब है कि किस तरह से इतनी प्रेशियस यादें, इतनी प्रेशियस लोग, एक मदर से बढ़कर प्रेशियस और कौन इंसान हो सकता है किसी भी पर्सन की लाइफ में, राइट. तो वो प्रेशियस पर्सन या प्रेशियस जो मेमोरीज हैं या प्रेशियस जो हमारा टाइम है वो एक बार चला जाता है तो फिर से वापस नहीं आता. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज दिस सर्कमस्टांस रेफर टू? यहाँ पर दिस सर्कमस्टांस एक वर्ड आया है लास्ट स्टेंजा में, तो इसका क्या मतलब है समझिए. The words this circumstance refer to the present situation of the poet, which is the painful memories of a mother who have been deceased 12 years ago. अब यहाँ पर दिस सर्कमस्टांस मीन्स ये जो परिस्थिति है या ये जो सिचुएशन है, ये जो यहाँ पर टर्म आई है, ये बेसिकली इस बात के लिए आई है कि पोइट की मदर की डेथ. ओके, पोइट्स मदर्स डेथ. सिंपली अगर हम इसको बोले तो इट इज पोइट्स मदर्स डेथ. दिस सर्कमस्टांस रेफर्स टू द डेथ ऑफ पोइट्स मदर, राइट. कब डेथ हुई थी पोइट की मदर की? पोइट जब बात कर रही हैं इस स्टेंजा में तो ये डेथ हो चुकी है 12 साल पहले. मीन्स अब जो है पोइट की मदर को एक्सपायर हुए 12 years बीत चुके हैं. While looking at the old photograph of her mother's childhood makes her miss her more. And जब वो उस फोटोग्राफ की ओर देखती हैं तो अपनी मदर को और भी ज़्यादा मिस करती हैं. She remembers her laughing and how the photograph was her favorite past memory. वो इस बात को याद करती हैं कि किस तरह से जो है पोइट की मदर उस फोटोग्राफ को देखकर खुश होती थी, राइट. और ये उसकी फेवरेट पास्ट मेमोरीज में से एक है. Come to the last question. The three stanzas depict three different phases. What are they? यहाँ पर 3 different stanzas यूज़ किए हैं और वो 3 अलग अलग phases को depict करते हैं. तो वो तीनों जो stanzas हैं वो क्या हैं, वो stages क्या हैं? See, in the first stanza depicts her mother's childhood days when she was 12 years old or so. जो first stanza है वो ये depict करता है कि जो पोइट की मदर हैं वो उस समय 12 साल की थी. इट टॉक्स अबाउट अ फोटोग्राफ ऑफ हर विथ हर 2 cousins ऑन अ बीच हॉलीडे. इसके बारे में ये पता चलता है कि जो पोइट है अलॉन्ग विथ हर cousins गोज फॉर बीच हॉलीडे. हर अंकल टुक द फोटोग्राफ, उसके अंकल ने फोटोग्राफ लिया था. हर मदर चेंज्ड ओवर द ईयर्स एज शी ग्रू ओल्डर वाइल द सी विच टच्ड their feet in that beach holiday hadn't changed over the past years. अब जो पोइट की मदर है वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी होंगी, ओके, काफ़ी ओल्ड हो जाएंगी, लेकिन जो सी उनके पैरों को टच कर रहा है बीच हॉलीडे पर वो कभी भी चेंज नहीं होगा चाहे कितने भी साल गुजर जाएं. In the second stanza, the poet talks about her childhood days when her mother used to look at the photograph and recalls everything mentioned in the first stanza. Second stanza में हमें पता ही है कि इस stanza में पोइट की मदर की एज का रेफरेंस है कि 30 years
30-40 ईयर्स लेटर, यानी कि पोइट की मदर अपनी कज़न्स के साथ बैठकर उस फोटोग्राफ को देख रही हैं, खुश हो रही हैं अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करके. In the last stanza, the poet shares that her mother is dead as many years ago as was her age in the photograph. Last stanza में पोइट इस बात को शेयर करते हैं रीडर्स से कि जो मदर है अब उनकी डेथ हो चुकी है और वो उनकी डेथ हुए भी इतना टाइम बीत चुका है जितने की वो छोटी बच्ची थी. और छोटी बच्ची कितने साल की थी? शी डाइड 12 years ago. Okay, the poet is recalling her mother's old memories while looking at the photograph. एंड इस तरह से जो पोइट है उनकी मदर को एक्सपायर हुए, उनको जैसे शी हैज़ बीन डेड नियरली 12 years. ओके, फॉर 12 years शी इज़ डेड नाउ. और पोइट इसी बात को याद कर रहे हैं, अपनी मदर की पुरानी सब बातों को याद कर रहे हैं उस फोटोग्राफ को देखकर. तो देखिए ये थी शर्ली टॉल्सन, बहुत ही सुंदर पोएम जो है इनकी लिखी हुई ये पोएम फोटोग्राफ. और आई थिंक कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी अच्छे से. और बेटा अब आपने क्या करना है होमवर्क में कि जितने भी ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, 7 क्वेश्चंस हैं, ये सभी जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं. आप इनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे अच्छे से प्रॉपरली और अपने अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स से इनको चेक भी कराएंगे. थैंक्स अ लॉट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.